वेलकम लर्नर्स। आज हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स 2 DEC 2 चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। पहले 1 घंटा हम ये चर्चा करेंगे इस असाइनमेंट को कैसे आप लोगों को लिखना है, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल मैनुअल की खास तौर पर बात करेंगे जिसमें करीब 9 एक्सरसाइजेस हैं। तो डिटेल में उन 9 एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप अपने सवाल वगैरह अभी आप साथ साथ में अपना देखते रहिए, अपना प्रैक्टिकल मैनुअल, अपना असाइनमेंट और जो भी डिस्कशन के दौरान जो भी आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप उनको पेन डाउन करके उनको लिख के रखिए एक पेपर पे। और 1 घंटे के बाद जब हम कॉल्स लेना शुरू करेंगे तब आपको जो भी सवाल हैं आप पूछिए। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग गूगल फॉर्म की भी आप उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं, DEC 1 का असाइनमेंट के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी रिलेटेड जो आपको कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट DEC 2 कोर्स का नाम और जुलाई 19 और Jan 19 और जुलाई 19 का असाइनमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट वेबसाइट पे है, वेबसाइट में आइकन है डाउनलोड्स, उसमें जाएंगे आप असाइनमेंट पर्टिकुलर कोर्स में जाएंगे DECE और DEC के आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको 2019, 18 ऐसे सब असाइनमेंट्स दिखेंगे। आपको 2019 का असाइनमेंट लेना है। असाइनमेंट इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है और जिसमें आपने जिस भाषा को के उसमें आपने इनरोल किया हुआ है आप वो असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उस असाइनमेंट में 3 असाइनमेंट्स हैं, DEC 1, DECE 2 और DECE 3। आज हम DEC 2 की बात करेंगे। बेसिकली एक असाइनमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ज़रूरत है हमें एक असाइनमेंट बनाने की और सवाल जवाब लिखने की। इसका यही वो है, पर्पस है कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं, इस कोर्स के 8 ब्लॉक्स हैं और एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, तो एज अ लर्नर आप खुद जज कर पाएँ और समझ पाएँ कि आपने कितना इस कोर्स के बारे में सीखा, कितना समझा, जो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। अगर आप असाइनमेंट को इस समय देख रहे हैं या आपने पहले देखा है असाइनमेंट, तो आप देखेंगे हर असाइनमेंट में 3 भाग हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A जो है वो 60 मार्क्स का है, 60 नंबर उसमें आपको में से आपको नंबर मिलेंगे। और बेसिकली देखें वो ब्लॉक 1 to 8 इस कोर्स के लिए 8 जो ब्लॉक्स हैं और उसकी जो 30 यूनिट्स हैं उनमें जितना भी थ्योरी कंटेंट जो पढ़ा है उसके बेसिस पे है। सेक्शन B और C कंपल्सरी हैं। कोई भी लर्नर्स ये ना समझें कि सिर्फ सेक्शन A कर दिया और B और C छोड़ दिया, वो असाइनमेंट आपका ग्रेड नहीं होगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन B और C कंपल्सरी पार्ट्स हैं और ये दोनों 20-20 मार्क्स के सेक्शन हैं। ये दोनों सेक्शंस आपका प्रैक्टिकल मैनुअल 8 किताब के अलावा जो एक आपकी किताब है जिसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिकल मैनुअल DEC 2, उस पे बेस्ड है। और क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है प्रैक्टिकल, सो जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स न्यूट्रिशन रिलेटेड जो आपने अभी तक डिस्कस किए और आज आगे कुछ सेशंस में जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे वो सब इन्फॉर्मेशन आप कैसे अप्लाई करेंगे अपनी दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा के अपने जीवन में। उसके अलावा जहाँ आप काम करते हैं बच्चों के साथ, डे केयर है, क्रैश है, नर्सरी स्कूल्स हैं, बालवाड़ीज़ हैं, वहाँ आप किस तरह से ये जो न्यूट्रिशन की बच्चों की नॉलेज है उसको आप कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो आपको कुछ कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उसके हिसाब से आपको वो करना है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, काइंडली डू ऑल द प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। ये जो प्रैक्टिकल मैनुअल में 9 एक्सरसाइजेस दी गई हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे सेक्शन B में आपको 1 एक्सरसाइज करनी है 20 नंबर की और सेक्शन C में भी 1 ही करनी है। उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, सेक्शन B में 2nd या 3rd इन दोनों में से 1 करनी है। सेक्शन C में आपको 5, 6 और 7 इन तीनों में से कोई 1 एक्सरसाइज करनी है। सो आपको जब सबमिट करना है अपना असाइनमेंट तो आपको खाली 1-1 एक्सरसाइज दोनों में से करके देनी है, मगर ताकि आप पूरा समझ पाएँ कोर्स को और अच्छे से उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सारी एक्सरसाइजेस करें और सबमिट करने के लिए आप खाली 2 एक्सरसाइजेस सबमिट करें। प्रैक्टिकल मैनुअल से ही शुरू करते हैं, सेक्शन A उसके बाद लेंगे। B और C सेक्शंस को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि 9 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं। बेसिकली वही बात कि आपको प्रैक्टिस हो जाए जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। इसमें एक प्रैक्टिकल किट की बात की है एक्सरसाइज 1 में। वो प्रैक्टिकल किट आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है।
याद रखें जब भी आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं प्लीज़ डू नॉट कॉपी द असाइनमेंट्स। कोई भी लर्नर्स प्लीज़ किसी और लर्नर का कोई भी असाइनमेंट कॉपी नहीं करें, कोई भी उसका क्वेश्चन वो इमीडिएटली जब आपका वो चेक करते हैं एकेडमिक काउंसलर्स तो वो देख पाते हैं और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हर एक्सरसाइज में, हर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आपको यूनिट दिया गया है स्पेसिफिकली, जिस यूनिट से वो एक्सरसाइज लिंक्ड है तो उस यूनिट को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। साथ साथ तो आप पढ़ ही रहे हैं, बट जैसे आप एक स्पेसिफिक 4 नंबर एक्सरसाइज कर रहे हैं सपोज, उसमें आपको 20 नंबर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या काम है जो आपको करना है। अगर एक बार आप दोबारा उस यूनिट को पढ़ लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ठीक से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 बेसिकली इट्स अबाउट स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। खाने के लिए जो भी हम पदार्थ यूज़ करते हैं उसके लिए हर घर में हम लोग कटोरी, अगर हम अपनी माँ को देखें घर में जो बाकी लोग कुकिंग कर रहे हैं, अगर आप खुद कुक करते हैं तो आप देखिए कि आपने कुछ कटोरी का हिसाब लगाया हुआ है कि आपके घर में 4 लोग हैं तो 1 कटोरी दाल या सब्ज़ी आधा किलो आप बना लेते हैं, आटा आप कितना गूंदें। मगर जब हम ऐसे एक न्यूट्रिशन एज अ साइंस की बात करते हैं और जब हम अब डाइट प्लान्स की बात करते हैं और कितना खाना देना चाहिए, तो जनरली क्या स्टैंडर्ड है, क्या जो आप बोलते हैं मैं 1 प्लेट या मैं इतना खाना खा रही हूँ और मैं बोलती हूँ मैं 3 चपाती खा रही हूँ, क्या आपकी 3 चपाती और मेरी 3 चपाती क्या बराबर हैं या आपकी चपाती और मेरी चपाती में अंतर है? उन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाए? तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं, उन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स को जो कॉमनली अवेलेबल हैं मार्केट में उनकी बात करेंगे और हमारे घर के जो मेजरमेंट्स हैं उससे कैसे रिलेशन में हैं, उससे छोटे हैं बड़े हैं। अगर हम कहीं भी पढ़ते हैं कि 40 ग्राम हमें अनाज से कुछ बनाना है तो 40 ग्राम हम कैसे लेंगे? क्या हम उसको वेट करेंगे या हम उसको कप में या कटोरी में मेजर करेंगे? वो सब इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको सबमिट नहीं करनी है असाइनमेंट में, मगर एक बेस है टू ऑल योर अदर एक्सरसाइजेस। तो प्लीज़ इसको कीजिए और देखिए इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। आपको उसके अलावा वेट किट से कैसे आपको वेट करना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का वो सब बताया जाएगा। बेसिकली इसमें आपको हाउस होल्ड मेजर्स, जिन चीज़ों से जैसे ग्लास है, कटोरी, चम्मच, जिससे आप नापते हैं घर पे, और स्टैंडर्ड मेजर्स, इन दोनों में अंतर समझ में आएगा। उसके अलावा इन दोनों में रिलेशन, आपस में क्या रिलेटेड है, क्या जो चम्मच जो हम आमतौर पर लेके जिससे हम खाना खाते हैं और अगर हम कुछ नाप रहे हैं चीनी, तेल, कुछ और चीज़, तो क्या हम उस चम्मच को यूज़ कर सकते हैं? कितने चम्मच ये हमें तेल डालना चाहिए, छोटा चम्मच कितने तेल हमें डालना चाहिए? अगर 5 ग्राम लिखा है या 5 ml लिखा है तेल, तो क्या 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें? ये सब समझ हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए आएगी। उसके अलावा हमें पता चलेगा कि जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे रॉ हैं चाहे कुक्ड हैं, उनका वेट कितना होता है। अंदाज़न हमें नहीं पता है, ऐसे कि 60 ग्राम चावल, कच्चे चावल, 60 ग्राम पके हुए चावल कितना है, क्या 1 कटोरी है, 2 कटोरी है, वो थोड़ा सा समझ हमें इस एक्सरसाइज से आएगा। इसके लिए स्पेसिफिकली आपको 8 और 9 यूनिट को एक बार पढ़ लेना है। 8 यूनिट बैलेंस डाइट्स का है और 9th यूनिट न्यूट्रिशन रिलेटेड टू अर्ली ईयर्स इन्फेंसी है। इसी एक्सरसाइज में देखेंगे क्या चीज़ें हैं। आपने देखा कभी होगा बाज़ार में आपको एक ग्लास मिलता है प्लास्टिक का जिस पे सारे मेजरमेंट्स होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे 50 ml, 100 ml, 150 ml, उसके बीच के भी लिखे होते हैं। प्लास्टिक का ग्लास है, बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसके साथ ही 4 कटोरियाँ होती हैं, जनरली बंधी होती हैं प्लास्टिक की कटोरियाँ, एक छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। बेकिंग वगैरह में आपने देखा होगा, अगर केक वगैरह बेक जो लोग करते हैं वो, मगर ये आजकल बहुत आम आपको शॉप्स पे मिल जाएंगी जहाँ पे बर्तन, प्लास्टिक का सामान मिलता है। मेजरमेंट कप्स के नाम से इनको बोलते हैं। और चम्मच, 4 चम्मच भी होते हैं, एक छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड मेजर्स प्रैक्टिकल किट में जो आपको यूज़ करना है ये चीज़ें हैं, एक ग्लास, 4 प्लास्टिक के कप्स और 4 चम्मच जो कि मेजरमेंट हैं। ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो लिखा होगा, सबसे बड़े कप पे लिखा होगा 1 कप, उससे छोटे कप पे हाफ कप मेजरमेंट। सो अगर आपको कहीं लिखा है कि इस चीज़ को बनाने के लिए आपको हाफ कप मेजरमेंट चाहिए तो आपको वो हाफ कप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद 1/3, 1/4, 4 कप्स हैं। इसी तरह से फर्स्ट स्पून जो बड़ा एक चम्मच होता है वो उसको टेबल स्पून, और उसके बाद उससे छोटा वाला टी स्पून, फिर हाफ टी स्पून और 1/4 टी स्पून। अब टी स्पून्स की जब हम बात करते हैं तो टी स्पून्स में जो 1 टेबल स्पून है वो 15 ग्राम का है और जो 1 टीस्पून है वो 5 ग्राम का है। अगर 1 टीस्पून 5 ग्राम का है तो हाफ टी स्पून उसका आधा हो गया 2.5 ग्राम्स,
और उसका 1/4 अगर देखेंगे तो 1.25 ग्राम्स। तो इस हिसाब से स्पून्स का मेजरमेंट है। इसी तरह से कप्स का भी मेजरमेंट उन्होंने लिखा हुआ है, वॉल्यूम है बेसिकली, कितना ml उसके अंदर कुछ आएगा उसमें आपको दिया गया है एक कप में, उसके अंदर लाइंस बनी हुई हैं और मेजरमेंट्स हैं। तो सेक्शन 1 जो है, जब आप एक्सरसाइज को अगर आपने पढ़ा है या जब आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड मेजर्स की बात करता है, उसमें पिक्चर्स दिया हुआ है। और सेकंड सेक्शन में आपको बताया उसको कैसे मेजर करना है। क्या अगर आप एक कप को मेजर कर रहे हैं तो उसको ऊपर तक आपको भर लेना है या आपको ऊपर तक उसके फ्लैट करना है। इसी तरह से स्पून्स को, अगर आप ग्लास में दूध डाला है, आपने कुछ और जूस डाला है, तो वो आप देखेंगे कि वो किस लेवल पे है, आई लेवल पे रख के आपको देखना है। सब जानकारी बहुत ही डिटेल्स में एक्सरसाइजेज में दी हुई है, मगर फिर भी मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आप पूछना चाहें तो बाद के सेशन में आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 3 है इसमें, जिसमें कि वेट और स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स की बात करी है। तो क्या एक कप में अगर हम कोई दाल डालते हैं, आटा डालते हैं, चावल डालते हैं, क्या सबका वज़न एक है? वो जो कप है वो एक्चुअली वॉल्यूम सेम रहेगा। वेट, जो चीज़ भारी है वो कितनी आएगी, जो चीज़ हल्की है उसमें अंतर आ जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ का इसमें चार्ट्स दिए हैं। एनेक्स्चर 1 है एक्सरसाइज 1 में। एनेक्स्चर 1 अगर पेज 20 पे है, उसमें देखेंगे आप, उसमें 4 चार्ट्स दिए हुए हैं। उसमें चार्ट में उन्होंने वेट दिया हुआ है और कप में दिया है। तो एक ही जो स्टैंडर्ड कप है उसमें चावल कितना आएगा, उसमें दाल कितनी आएगी, कोई चीज़ हो सकता है उसमें 90 ग्राम आ रही है, चावल अगर उसमें 90 ग्राम आ रहे हैं तो दाल, कोई स्पेसिफिक दाल उसमें 60 ग्राम आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कप सेम है तो मेजरमेंट्स भी सेम है, क्योंकि चीज़ों का जो वेट है वो अलग अलग है। उसके हिसाब से, वो वेट के हिसाब से आपको साथ में दिया गया है। इसके अलावा तेल, घी, उसका एक चार्ट है। जो लिक्विड्स हैं उनमें भी, जो अगर अब कम अमाउंट में आप कोई चीज़ ले रही हैं, तेल घी, तो आप चम्मच से मेजर कर सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में वो कुछ चाहिए तलने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो आप उसको छोटे कप में भी मेजर कर सकती हैं। इसी तरह से उसके बाद एक चार्ट है जिसमें कि नट्स वगैरह, बादाम, किशमिश, मूंगफली, इन सब का कितना कितना वेट आपने लेना है, वो मेजरमेंट्स दिए गए हैं। ये है 3 सेक्शंस। 4th सेक्शन है वेट और मेजर करने के लिए साइज़। सो चीज़ें हैं जैसे प्याज, किसी चीज़ में लिखा है 1 प्याज या 2 गाजर आपको इस्तेमाल करनी है, तो 2 गाजर कौन सी, वो कितना ग्राम है। अगर लिखा है 50 ग्राम गाजर, तो क्या आप उसको, हर चीज़ को आप ऐसे तोल नहीं पाएंगे। तो उसमें पिक्चर्स दी हुई हैं सब्जियों की, फलों की, और उनके साथ में उनका वेट लिखा हुआ है। तो छोटी गाजर है कितने ग्राम की है, उससे बड़ी गाजर। इसी तरह से अंडा है, छोटा अंडा, थोड़ा बड़ा साइज़ में अगर अंडा है तो 55 ग्राम का है, अगर थोड़ा छोटा है तो वो 50 ग्राम का है। इस तरह से आपको दिया गया है ताकि जब आप डाइट प्लान करें बच्चों के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए, किसी स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, कोई डिफिशिएंसी है किसी के लिए भी, तो आपको पता है कि आपने जो ये प्लान करना है उसमें अंदाज़ा, आपने एक बार आप उसको देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। ये सब एनेक्स्चर 1 के पार्ट बी में दिया है, जहाँ हर सब्जी और फ्रूट के पिक्चर्स हैं और साथ में वेट दिए हुए हैं। सेक्शन 5 में उन्होंने बेसिकली आपके घर में, अब ग्लास 2-3 तरह के ग्लास हो सकते हैं, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, तो उसमें एक एक्सरसाइज है कि जिसमें आप एक चीज़ में स्टैंडर्ड कप लें, और जो आपके घर में जो कप है, चाय का कप है, ग्लास है, बच्चों का ग्लास है, अगर कोई बड़ों के लिए कोई और ग्लास है, उसको मेजर करके आप देख सकते हैं। और उसमें टेबल्स दिए हैं जिनको आपको भरने से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, अगर 200 ml, अगर एक गर्भवती महिला को 500 ml दूध दिन में देना है या 700 ml उसको देना है, तो ये कितने कप, आपका ग्लास जो है वो कितना, क्योंकि आपके पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अगर उसमें 250 है तो मतलब 3 वैसे ग्लास दिन में किसी भी फॉर्म में, चाहे दूध के फॉर्म में हो सकता है, उसमें से चाय वो 2-3 बार लें, दही, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इतना ले लिया गया दिन में या नहीं। जो लास्ट सेक्शन है इस एक्सरसाइज का, वो कुक्ड फूड स्टफ और रॉ का आपस में रिलेशनशिप है। तो एक चपाती है, एक आटे का डो है, एक उसकी चपाती, कुछ लोग थोड़ी मोटी चपाती, पतली चपाती, कई लोगों के घर में छोटी चपाती बनती है, तो उसका थोड़ा सा अंतर, एक डिस्कशन हो रखा है कि अगर रॉ अमाउंट है तो उसका कुक्ड कितना बनेगा। अब दाल है, रॉ दाल अगर 30 ग्राम है तो कुक्ड दाल कितनी है, क्या वो 1 कटोरी बनेगी या 2 कटोरी बनेगी, वो सब डिस्कशन सेक्शन 6 में। जनरली ये सब 6 सेक्शन से एक्सरसाइज 1 है। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी अगर आप करेंगे, और आपको बेसिक फूड मेजरमेंट्स के बारे में अच्छे से इसकी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद अब जो सेकंड एक्सरसाइज है, आपको सेकंड और थर्ड में से
करनी दोनों है, बट एक को आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है। तो आप दोनों एक्सरसाइजेस कर लीजिए, और जो भी आपको लगता है आपने बेटर की, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है आपने ज़्यादा अच्छे से उसके सवाल वगैरह उसके जवाब दिए, वो आप अपने असाइनमेंट में लगा के सबमिट कर सकती हैं। एक्सरसाइज 2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 2 रिक्वायर्स यू टू सजेस्ट बेसिक मिक्सेस। अब ये बेसिक मिक्सेस आप पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी यूनिट 12 में, जब आपने 1 साल से छोटे बच्चों की बात करी और उनके न्यूट्रिशन के बारे में, और मल्टी मिक्सेस, इन दोनों की बात कर चुकी हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप खुद सजेस्ट करें कुछ बेसिस मिक्सेस और मल्टी मिक्सेस फॉर इन्फेंट्स, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, और गाइडलाइंस दिए हैं। हर एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो हर एक्सरसाइज में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हैंड होल्ड करके आपको बताया है क्या करना है, किस यूनिट को पढ़ें, पूरी गाइडलाइंस हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इस समय बहुत ज़्यादा एक वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइजेस नहीं डिस्कस कर सकते, मैं आमतौर पे एक आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो एक्सरसाइज करने में। इसके अलावा यहाँ पे क्या आपको सप्लीमेंट्री फूड्स, 6 महीने के बच्चे को दूध के साथ जब और पोषण देना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिए गए हैं। मगर इससे जनरली आपको एक तरह का आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरह की चीज़ें प्लान कर सकते हैं। आप यूनिट 12 पढ़ें इस एक्सरसाइज के लिए। आइडियाज़ जो दिए गए हैं वो आइडियाज़ आपको कॉपी नहीं करनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे दिया हुआ है सपोज़ बाजरे का लड्डू, गेहूं और बाजरे का लड्डू, तो वो वाला सेम आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको करना है। तो आप लोग क्या देते हैं, आप अपने घरों में, आपकी कम्युनिटी में छोटे बच्चों को किस तरह का फूड दिया जाता है, और आपने थ्योरी में भी पढ़ा है कि किस तरह का होना चाहिए। 6 महीने के लिए बच्चे के लिए बेसिक मिक्स में क्या चीज़ होनी चाहिए, एक उसमें अनाज होना चाहिए, एक दाल होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं जो वहाँ पे एग्जाम्पल दिए आप सेम लें, आप उसका कुछ और बना सकते हैं। आप उस हिसाब से देखिए, आप क्या कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, या आप कुछ किसी और चीज़ का ड्राई मिक्स बना रहे हैं जिसको आप मिल्क के साथ मिक्स करके बनाएंगे, दाल का पाउडर और आटे को आप भून के रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सो इस एक्सरसाइज में आपको बेसिक मिक्स और मल्टी मिक्स प्लान करने हैं। उसके बाद आपको उसकी सूटेबिलिटी देखनी है। एक क्रैश में बेसिकली जो उसमें क्वेश्चन है, एक क्रैश में अगर आपको एक क्रैश में बच्चों के लिए 5 बच्चे हैं आपके पास, 1 साल 8 महीने वाले, 6 महीने से 1 साल वाले, तो आप उनमें से कौन सी चीज़ दे सकती हैं, और उसके लिए क्या है, क्या इजी है बनाना, क्या आप उसको पहले बना के रखेंगी, उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूछा है, और आपको देखना है कि क्या वो सूटेबल भी है एक क्रैश में देने के लिए। उसके अलावा आपको यू हैव टू डिस्क्राइब सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स वाइल प्लानिंग, कि आपने ये पर्टिकुलर सिलेक्शन क्यों लिया। कुछ चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को आप नहीं दे सकते, या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के कुछ पार्ट्स हैं आप वो नहीं दे सकते। तो जब आप यूनिट को अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी कि 6 से 12 महीने के बच्चों को हम ये चीज़ नहीं दे सकते और ये दे सकते हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। सो वो ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3। 2 और 3 में से आपको कोई एक एक्सरसाइज सबमिट करनी है। थर्ड एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज वुड हेल्प यू लर्न हाउ टू प्लान न्यूट्रिशनल स्नैक्स फॉर प्री स्कूलर्स। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने इन्फेंट्स की बात करी, 1 साल तक के बच्चों की। इसमें हम बात कर रहे हैं 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं और एक डे केयर सेंटर में हैं, उनके लिए किस तरह का स्नैक आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिट 13 को एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, और यूनिट वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। उस यूनिट को एक बार आप देखेंगे, उसमें ये डिस्कशन हो रखा है। और यहाँ पे क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है तो आपको प्लान करना है, ऑन पेपर ही प्लान करना है, आपको कुक नहीं करना है, बट आपको आप कैसे कुक करेंगे किसी चीज़ को, उससे रिलेटेड आपको सूटेबल स्नैक एक प्लान करना है फॉर प्री स्कूलर्स। और उसके अलावा आपको उसको अगेन यू हैव टू इवैल्यूएट जो आपने प्लान किया। सपोज आपने सैंडविच प्लान किया, या आपने कुछ और चीज़ खाने की प्लान की बच्चों के लिए, आलू का परांठा या मिक्स्ड परांठा, दाल का परांठा, उसमें आपने कोई सब्जी स्टफ़ करी, जो भी चीज़ आपने आपको स्नैक जो भी आपने प्लान करा, कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है बहुत डिटेल्स में कि कैसा होना चाहिए बच्चों का स्नैक। क्या वो स्टिकी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के हाथ चिप चिप करें, उसमें से कुछ निकल रहा है उसके कपड़े गंदे हो जाएं, क्या वो खाने में बिल्कुल उसका कोई टेस्ट, कलर, क्या बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी आपने और उसका कुछ कलर नहीं है, क्या उठाने के लिए आसान है कि बच्चे को चम्मच से खाना पड़ेगा या वो हाथ से उठा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में डिस्कस की हैं, और आपकी यूनिट में भी उनको ध्यान में रखते हुए आपको स्नैक्स प्लान करने हैं। आइडियाज़ यहाँ पे भी दिए गए हैं, आइडिया और कैसे बनेगा। तो जैसे व्हीट बेसन लड्डू का वहाँ पे रेसिपी है, स्टफ्ड इडली, सब्जियाँ वगैरह स्टफ़ करके इडली बनाना, कैरेट डायमंड्स, गाजर और गेहूं के साथ एक डायमंड शेप में जैसे बर्फ़ी होती है उस शेप में एक स्नैक है।
तो ये 2-3-4 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, मगर आपको यहाँ पे ये कॉपी नहीं करनी, बहुत ज़रूरी है। आप अपना इनको देख के, अपना यूनिट पढ़ के, और फिर आपको कुछ डू नॉट रिपीट दीज आइडियाज़, जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लीज़ उनको रिपीट नहीं कीजिएगा असाइनमेंट्स में। आप नई चीज़ें सोचें और उनको लिखें। गाइडलाइंस दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ उनको पढ़ें, उनको स्किप नहीं करें। फिर एक बार आपने स्नैक बता दिया, ये स्नैक है, उससे रिलेटेड आपके पास सवाल हैं कि आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, क्या उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आपने पालक इस्तेमाल किया तो पालक में क्या है, पालक में ज़्यादा क्या चीज़ है, क्या कोई विटामिन है, आयरन है, मिनरल है, क्या है। इसी तरह से अगर आपने कुछ फ्रूट से कुछ डिश बनाई, मैंगो से बनाई, तो आपको क्या क्या आपने फूड स्टाफ्स यूज़ किए, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या पोषक तत्व हैं, उनकी बात आप करेंगे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को कैसे बनाएंगे, वो रेसिपी भी आपको देनी है। और लास्ट में आपको इवैल्यूएट करना है उस स्नैक को कि वो स्नैक कैसा है बच्चों से रिलेटेड में, क्या उसमें कलर है, टेक्सचर है, टेस्ट कैसा है, प्रेजेंटेशन उसकी इजी टू ईट है कि नहीं। एक पूरा एक पॉइंटर्स दिए गए हैं पूरे, उनके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करेंगे। तो ये थर्ड एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज फोर्थ, अब स्नैक्स की ही बात कर रहे हैं, तो उस पर फर्दर बिल्डअप कर रही है अबाउट प्री स्कूलर्स। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए स्नैक्स पे भी, ये भी एक्टिविटी उसी पे है। इट विल गिव यू प्रैक्टिस इन इवैल्यूएटिंग एज वेल एज प्लानिंग अ साइकिल मेन्यू फॉर स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन अ प्री स्कूल चिल्ड्रन इन अ डे केयर। सो किसी डे केयर में, आंगनवाड़ी में, जहाँ पे 3 से 6 साल के बच्चे हैं, अगर हमें हफ्ता भर उनके लिए कोई स्नैक्स बनाने हैं, दैट्स अ साइकिल मेन्यू। सो उसमें टेबल दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 या 6 दिन, एक एक दिन का एक एक स्नैक दिया है। तो बच्चे आते हैं 3 घंटे के लिए आपके पास, बीच में आपको कुछ उनको स्नैक देना है, तो आप क्या स्नैक्स दे सकती हैं। इसके लिए आप यूनिट 8 और यूनिट 13 दोबारा से एक बार उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक तो दिया है, आपको सजेस्ट करना है, यू ऑल्सो हैव टू सजेस्ट, आपको एक बताना है, उसके हिसाब से आपको रोज़ के लिए एक स्नैक। लास्ट एक्सरसाइज में आपने सिर्फ एक स्नैक प्लान किया और आपने समझा कि क्या वो प्री स्कूलर्स के लिए न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है कि नहीं, उनको जो जो उसमें न्यूट्रिशन चाहिए मिला कि नहीं। इसमें आपको रोज़ के लिए, एक हफ्ते भर के लिए, और एक बच्चे हैं, अब 10-12 बच्चे आपके पास हैं, 15 बच्चे हैं, उनके लिए आपने हैं, तो वो चीज़ भी हमें सोचनी है। अगर कोई स्नैक है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, और फिर अगर हम उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, कुछ चीज़ है जिसको एक एक को हमें सेटअप करना पड़ रहा है, इंडिविजुअली कुक करना पड़ रहा है, तो वो डिफ़िकल्ट है। और फिर आपको वो जो साइकिल मेन्यूज़ हैं, जो वीकली मेन्यूज़ हैं, उनको इवैल्यूएट करना है कि क्या वो ठीक है, नहीं है। क्राइटेरिया आपको दिया गया है। इस एक्सरसाइज में साइकिल मेन्यू दिया गया है। सबसे पहले तो आपको एक दिया हुआ है, हफ्ते भर में आपको 5 या 6 स्नैक्स के नाम दिए गए हैं एक्सरसाइज में। आपको हर स्नैक को देखना है उसमें कि क्या वो स्नैक, सपोज अगर ये गाजर, कैरेट डायमंड्स की जो हम बात कर रहे थे, गेहूं और कैरेट और शुगर, गाजर, चीनी, अन्न डाल के जो हमने बनाई, क्या ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मील्स की हम बात कर चुके हैं कि बैलेंस्ड मील्स में डिफरेंट फूड ग्रुप से होना चाहिए। क्या ये इजी टू प्रिपेयर हैं, वो बात भी हम कर रहे हैं। अच्छा, स्टोरेज करना, क्या उसको स्टोर करना इजी है। ये नहीं कि मैंने आज चीज़ बनाई इतनी मेहनत से, अगर मैं उसको स्टोर करना चाहती हूँ तो क्या मेरे पास फ्रिज नहीं है सपोज, तो क्या वो चीज़ स्टोर हो जाएगी कल के लिए, या मुझे कल फ्रेश बनानी पड़ेगी वो चीज़। स्टोरेज का देखना पड़ेगा। सर्विंग के लिए, क्या सर्विंग के लिए बहुत कुछ चाहिए, क्या इजी टू सर्व है, एक प्लेट में ही आ जाएगी, या कुछ ऐसा है जो प्लेट में नहीं आएगा तो आपको कटोरी में देना है, लिक्विड है, थोड़ा सा कुछ सेमी लिक्विड है, क्या चीज़ है जो आप सर्व करने में इजी है। बच्चों के लिए खाने में कैसी है, क्या खाते वक्त उनको मुश्किल होगी, तो वैसे वाले स्नैक्स हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है बच्चे ज़्यादातर भी को खेलने में उनका ज़्यादा, इस 3 से 6 साल की उम्र में उनका ध्यान खेलने में, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है। तो कुछ जो आसान हो उनको खाने के लिए भी, आपके लिए भी, आप 10 से 15 बच्चों के लिए बना रही हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि वो आसान है तो आप उसमें कुछ बहुत जल्दी से किसी एक चीज़ से बना दिया। अगर तो आपको डिफरेंट फूड ग्रुप्स लिए कि नहीं, बैलेंस्ड है कि नहीं, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है कि नहीं, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो जो एक साइकिल मेन्यू दिया हुआ है आपको, उसकी सबसे पहले हर स्नैक को आप इवैल्यूएट करेंगी, फिर उसके अलावा आप पूरे साइकिल मेन्यू को भी इवैल्यूएट करेंगी। ये तो नहीं कि पहले दिन आप वही चीज़ दे रही हैं, उसमें भी आपने एक सब्ज़ी और सपोज़ कुछ आपने चावल और सब्ज़ी वाली कोई चीज़ है उसका कुछ आपने बनाया है, दूसरे तीसरे दिन भी आप कोई और सब्ज़ी ले रही हैं तो आपने कोई पल्स नहीं डाला,
तो उस तरह से क्या बैलेंस्ड है, वैरायटी है क्या? बच्चे भी अगर सेम चीज़ आप 3 दिन हफ्ते में देंगे तो वो भी उसको खाना नहीं पसंद करेंगे। तो क्या हम कुछ वैरायटी बना सकते हैं? वैरायटी टेक्सचर्स में, देखने में, स्नैक में, अलग अलग चीज़ें क्या हमने सोची? क्या हम हर चीज़ जो बना रहे हैं वो बहुत ही मीठी मीठी बना रहे हैं कि हम सॉल्टी आइटम्स, स्वीट आइटम्स का एक बैलेंस रखा है हमने? तो 1 या 2 दिन अगर कुछ नमकीन है हमारे पास स्नैक, तो तीसरे दिन हमने कुछ मीठा स्नैक बनाया। और ये सब उसी साइकिल मेन्यू को इवैल्यूएट करेंगे। और जब आपने साइकिल मेन्यू के डिफरेंट स्नैक्स को इवैल्यूएट कर लिया, आपने पूरा उसके 5 दिन के स्नैक्स को ओवरऑल देख लिया कि पूरे वीक में अगर बच्चे ये स्नैक ले रहे हैं 5 दिन, ये 5 डिफरेंट स्नैक्स, उसके बाद फिर आप खुद से एक साइकिल मेन्यू बनाएंगे। सो वो वाला आप ना लें जो स्नैक्स हैं, और आप उन 5 को छोड़ के कोई नए 5 स्नैक्स सोचें। और उसी तरह से, क्योंकि अब आपको पता है कैसे इवैल्यूएट करना है, तो आपको पता है कि स्नैक्स किस तरह के होने चाहिए, आप फिर से एक साइकिल मेन्यू बनाएं और आप उसको इवैल्यूएट करें। तो ये एक्सरसाइज 4 की बात है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5, 6 और 7, इन तीनों में से एक एक्सरसाइज आपको सबमिट भी करनी है, मगर आप तीनों कीजिए और फिर उसके बाद आप चूज़ कीजिए कि आप कौन सी सबमिट करना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज 5 इज़ बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस। ये यूनिट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम अगले 1-2 दिन में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस करेंगे, मगर एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक बच्चे का हेल्थ स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उसकी असेसमेंट करेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग से। देखेंगे बच्चे की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो कैसी है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एक चीज़ है, तो बाजू में, मिड आर्म, बाजू के बीच में ये जो एरिया है, इसको मेजर करने का एक तरीका है। डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जब हम यूनिट 20 में, ये यूनिट 20 न्यूट्रिशनल स्टेटस, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन पे ही बेस्ड है। तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या है, वो ग्राफ कैसा है, उसमें वेट प्लॉट करते हैं हम हर महीने पे बच्चे का, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का वेट ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब डिस्कशंस। और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कैसे मेजर करते हैं, ये हमें क्या बताता है, क्या ये एक ज़्यादा आसान तरीका है ग्रोथ मॉनिटरिंग से या डिफ़िकल्ट है। अलग अलग मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे कि हम एक बच्चे का न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस जांच सकते हैं, और फिर हमें किस समय हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी बात होगी। और उसके अलावा क्लिनिकल साइंस, अगर बच्चे कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ वो हैं, तो उनको कैसे पहचानेंगे, और असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल साइंस, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज यूनिट 20 पे बेस्ड है, और तो आपको यूनिट 20 को पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले आप मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकते हैं। उसमें कुछ क्लिनिकल साइंस दिए गए हैं कि बच्चे को ये है, सपोज बच्चे को डायरिया है, या उस पे कुछ, उसके शरीर पे कुछ दाने निकल आए हैं, या आंखों का उसका कुछ रंग, पीलापन आंखों में आ गया है, स्किन में कुछ और हुआ है। तो वो जो सारे सिम्टम्स हैं आपने ब्लॉक 4 में भी पढ़ा है, और स्पेसिफिकली जो लास्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ दिस कोर्स हैं, ब्लॉक 7 एंड ब्लॉक 8, वो दोनों ही कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ेज़, उनके बारे में बहुत डिटेल्स में हैं। तो जब आप ब्लॉक 7 और 8 पढ़ेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि अगर बच्चे को ये सिम्टम्स हैं तो बच्चे को ये वाली डिजीज़ हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, खान पान में अंतर क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या करना है बच्चे को, कितने दिन ये रहेगी डिजीज़, इसका कैसा, इसका क्योर क्या है, क्या अपने आप से ठीक होगी या मेडिसिन से ठीक होगी। और उसके अलावा आपको जब बच्चा रिकवर कर रहा है उसको किस तरह का खाना, जब वो बीमार है, वो सब डिटेल्स में इन यूनिट्स में डिस्कस किया गया है। तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई डिजीज़ कंडीशंस उन्होंने दी गई हैं। जब आप ये ब्लॉक्स पढ़ लेंगे उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ मॉनिटरिंग एज अ टूल, जो हम ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं मंथली, अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ्स, आंगनवाड़ी वगैरह में तो बच्चों के सबके ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं, और भी जगह आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करके आप देख सकते हैं बच्चे का। जिन बच्चों के पेरेंट्स वगैरह, स्पेशली बच्चे जो लो इनकम ग्रुप से हैं, जो ज़्यादा चेकअप्स वगैरह के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते, और लगता है कि जिनके खान पान में कुछ कमी हो सकती है, अगर उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उन बच्चों का स्पेसिफिकली बहुत रेगुलरली ग्रोथ मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी, उससे पहले कि कोई साइंस और सिम्टम्स दिखें, ग्रोथ मॉनिटरिंग से हमको पता चल जाता है कि बच्चे का अगर वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा, ग्राफ ठीक से प्लॉट नहीं हो रहा, तो कुछ दिक्कत है, और हम वहीं पे इंटरवेंशन कर सकते हैं, वहीं पे कुछ और उसके फूड में सप्लीमेंट्री फूड्स और ऐड करके हेल्थ स्टेटस को ठीक किया जा सकता है।
इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स जो भी हैं इसका, उसके साथ और भी 24 आवर रिकॉल मेथड है, जिसका हम एक एक्सरसाइज भी है, कैसे करना है उसको और क्या तरीके हैं, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्पेशली इस एक्सरसाइज में देखें आप, एक शीमा लड़की, उसकी केस हिस्ट्री थोड़ी सी बताई है। तो 2 साल की एक लड़की है जो एक डे केयर सेंटर में जाती है और वहाँ पे दिया गया है उन्होंने मंथ वाइज, क्योंकि उसका ग्रोथ उन्होंने उसका वेट लिया रेगुलरली, तो देखा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक साल में 4 महीने में ये वेट था। और उसके बेसिस पे तो एक क्वेश्चन है जिसमें ग्रोथ चार्ट है, जो कि एक तरह का ग्राफ है। एक बार आप समझेंगे तो वो काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें आप जब प्लॉट कर लेते हैं वेट 2.5 किलो, फिर 1 महीने के बाद सपोज 2.6 kgs हो गया, 2.7 kgs हो गया, तो वो जब आप डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक ग्राफ, एक लाइन आ जाती है। तो लाइन के हिसाब से बहुत ही एक सिंपल वो है कि अगर लाइन ऊपर को जा रही है तो इसका मतलब वेट बढ़ रहा है, अगर लाइन बिल्कुल फ्लैट है तो इसका मतलब वेट सेम रह रहा है बट बच्चे की उम्र तो बढ़ती जा रही है। और अगर लाइन तो भी कुछ दिक्कत है, अगर बच्चा बड़ा हो रहा है और उसका वज़न नहीं बढ़ रहा तो ज़रूर कुछ दिक्कत है, या तो बच्चा खाना कम खा रहा है, जितना उसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा, या उसके अलावा कुछ कोई उसको डिजीज़ है या कुछ डिफिशेंसीज़ हैं, कुछ बात है जिसकी वजह से। और अगर लाइन नीचे जा रही है वो तो बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि बच्चे का वज़न तो बढ़ रहा है मगर उसका वेट अगर पहले 2.5 किलो था, तो इस लड़की का स्पेशली दिखाया। फिर जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे, और उन्होंने फिर बताया कि वो बीमार हो गई, उसको डायरिया हो गया, आंखें उसकी थोड़ी सी अंदर धंस गई, उन्होंने वो सिम्टम्स बताए हुए हैं कि उसको बुखार हो गया और काफ़ी दिन वो बुखार रहा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा, और उसका वेट और कम हो गया। तो प्लॉट करने में भी आपको वेट दिख रहा है, उसके अलावा उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं और स्पेसिफिक फिर क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक केस हिस्ट्री दी हुई है इस एक्सरसाइज में, उसके बेसिस पे आपको डिस्कस करना है स्पेसिफिक सिम्टम्स। और आपको, क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे कि ये सिम्टम इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं, तो आप उस डिज़ीज़ को पहचान पाएंगे। तो एक सवाल है कि इस बच्चे को कौन सी डिज़ीज़ है, उसके बाद आप उसकी मदर को क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्योर, उसका ट्रीटमेंट और उसको कैसे प्रिवेंट करना है हर डिज़ीज़ को, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो आप शीना की मदर को एडवाइस कर सकते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में और कैसे बीमारी से बचाएं। और अब क्योंकि बीमारी उसको हो गई है तो उसके बाद रिकवर करने के लिए क्या करें, कैसे क्या किस तरह का खाना उसको दें कि उसका वेट फिर से बढ़े और उसकी हेल्थ ठीक हो वो। इसके अलावा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है, जो एक टेप है, ये 3 रंग की टेप होती है, इसको डिस्कस करेंगे हम बाद में, जिससे बच्चों का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस नापा जाता है। तो वो टेप के जो 3 रंग हैं, वो किस रंग तक उसका वो आया मेजरमेंट, वो क्या बताता है। तो वहाँ पे दोबारा से उन्होंने बताया है कि अगर रेड पे आ रहा है, तो क्योंकि आप अगर यूनिट पढ़ेंगे तो आपको पता है जिस भी बच्चे का लाल पे आ रहा है वो टेप का मेजरमेंट, वो क्या बताता है कि बच्चे को कुपोषण है, नहीं है, अगर है तो क्या कम कुपोषण है, माइल्ड है, मॉडरेट है, माल न्यूट्रिशन, या सिवियर है, सिवियर बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से ही आपको आगे क्या स्टेप लेना है एज अ अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर एक्सपर्ट या एजुकेटर या एज अ मदर, वो उसके बारे में भी बताया है। ये 6th एक्सरसाइज अब हम डिस्कस करेंगे। 6th एक्सरसाइज, इट इन्वॉल्व्स द असेसमेंट ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ टॉडलर्स। 1 से 3 साल के बच्चों का डाइटरी इनटेक, उसको असेस करने के लिए एक्सरसाइज है। इसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे, अगर आप देखें लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने मिड आर्म सर्कमफ्रेंस और ग्रोथ मॉनिटरिंग देखा, इसमें हम डाइटरी, बच्चा क्या ले रहा है डाइट, उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग हमने करी। इसमें हम डाइट इनटेक को देख रहे हैं। तो एक मेथड है 24 आवर रिकॉल मेथड, 24 घंटे का रिकॉल, किसी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना, कल क्या हुआ था। तो पिछले 24 घंटे में बच्चे ने क्या डाइट में लिया, क्या इनटेक था उसका, नाश्ते में, सुबह उठ के, दिन में, शाम में, रात तक, पूरे 24 घंटे में बच्चे ने क्या, 1 से 3 साल के बच्चे ने क्या इनटेक लिया, वो डिस्कस करना चाहते हैं हम। और मदर्स से ये इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। और इस एक्सरसाइज में आपको 2 फैमिलीज़ को चुनना है, 2 फैमिलीज़, दोनों में जिनमें एक बच्चा होना चाहिए 1 से 3 साल का। दोनों फैमिलीज़ में सोशल क्लास, जितना उनका इनकम है उस हिसाब से, निम्न वर्ग के एक फैमिली जिसका हाई इनकम, हाई सोशल क्लास है, इनकम ग्रुप हाई है, उनको दोनों को लेना है। 2 फैमिलीज़ को आपको चूज़ करना है। और बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर तो आप ऐसी फैमिलीज़ को जानते होंगे अपने आसपास, अगर आप काम कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने क्रैश में, अपना 1 से 3 साल के बच्चों से अगर आप कहीं भी, आपके पड़ोस में ये फैमिलीज़ आपको मिल जाएंगी, तब तो आप उन फैमिलीज़ को जानते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप उनको जाके इंटरव्यू कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर सपोज़ आपको नहीं, आपके आसपास कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कि 1 से 3 साल के बच्चे हैं, तो आपको एक ऐसा परिवार, 2 परिवार ढूंढने पड़ेंगे। तो हो सकता है आप किसी से पूछेंगे और थोड़ा आपको घर से थोड़ा दूर जाना पड़े, कॉलोनी में कहीं जाना पड़े, मगर अगर आप उन परिवारों को नहीं जानते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो आगे की हम जो 2-3 एक्सरसाइजेज जो डिस्कस करेंगे उसके लिए भी, जहाँ भी कहीं किसी फैमिली से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि देखिए असाइनमेंट तो ये हमारा काम है एक तरह का, हम नॉलेज कुछ गेन करना चाहते हैं। उसके अलावा हाँ, हालांकि फैमिलीज़ को भी इस नॉलेज से कुछ से हेल्प होगी, मगर आपको एक चीज़ है रैपो बिल्डिंग। ये नहीं आप कर सकते कि आप किसी के घर गए और आपने बेल बजाई और आपने बोला हाँ जी मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, तो कोई भी शायद आपको सवालों के जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो सोचेंगे आप क्यों पूछना चाहते हैं। तो एक रैपो बिल्डिंग आप करें, जब पहली बार जाएं आप खाली बात करें, आप बताएं कि आप ये कोर्स कर रहे हैं या आपको खान पान रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपका एक असाइनमेंट है उससे रिलेटेड, आप उनसे पूछें कि क्या वो किस टाइम पे आप आएँ, वो कुछ काम करते हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास क्या हो सकता है वो आपको बोले आप इतवार के दिन, संडे के दिन आप आएँ। तो एक थोड़ा सा आपस में आप बात करके या फ़ोन पे बात करके उनसे थोड़ा सा फिक्स अप कर लीजिए, एक कंफर्ट लेवल कर लीजिए। उससे जो जानकारी मिलेगी आपको वो भी कंफर्टेबल होंगे और वो शेयर कर पाएंगे जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास, फैमिलीज़ के पास। इसका ध्यान रखिए, रैपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी परिवार को पहले से नहीं जानते, अगर आप परिवार को पहले से जानते हैं तब इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उनको जानते हैं अच्छे से। इसमें आपको मदर को इंटरव्यू करना है और उससे डाइटरी इंटेक लेना है। डिटेल्स पूरी एक्सरसाइज में दी गई हैं, तो हर एक्सरसाइज में आपको जब सवाल दिए गए हैं आप देखेंगे उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें नाम, माँ का नाम, बच्चे का नाम, उम्र, कहाँ रहते हैं, एड्रेस, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो दी गई है। उसके अलावा फिर वो सवाल हैं जो स्पेसिफिक हैं उस एक्सरसाइज के, तो इसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं। उस बच्चे ने एक टेबल बना हुआ है कि क्या क्या चीज़ें बनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवार के लिए बनी और वही बच्चे ने भी खाई। तो परिवार के लिए सपोज़ आपने क्या बनाया, आलू गोभी अगर आपने बनाई तो कितनी क्वांटिटी बनाई आपने, वो सब टेबल में आपसे सवाल पूछे हैं, टेबल में ही आपको भरना है। तो इंग्रेडिएंट्स कितने लिए आपने आधा किलो गोभी ली या 1 पाव आलू लिए, उसमें आपने वो बनाया। अब बच्चे ने कितना खाया, अब ये इसीलिए एक्सरसाइज 1 जो हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे, वेट की बात कर रहे थे, कितनी चीज़ कितनी है, अगर वो एक्सरसाइज हमने करी एक वो, तो हमें हेल्प होगी इस एक्सरसाइज को समझने में और करने में। तो उसके बाद बच्चे के लिए, बच्चे ने कितनी खाई, उसमें से हो सकता है बच्चे ने थोड़ी बहुत कम खाई, 1 छोटी कटोरी 2 चम्मच ही खाए उसने सब्जी, आधी चपाती उसने खाई, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा आधी चपाती अगर है तो आधी चपाती मतलब इतने ग्राम उसमें गेहूँ लगा, या वो टेबल आपको दिया गया है। इस टेबल को भरने के बाद उसके अलावा इसमें सवाल हैं बच्चे के फीडिंग पैटर्न्स ऑफ द टॉडलर के, किस टाइम, क्या बच्चे ने उसी टाइम खाना खाया जब बाकी लोग खा रहे हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, या बीच में जैसे 11 बजे करीब, या बच्चे को आपके अलग टाइम है या सबके साथ वो खाता है। उसके अलावा क्या वो खुद खाता है, सेल्फ फीडिंग है, या फिर आप उसको खिलाती हैं, किस तरह से है। बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स कि बच्चे को पसंद नहीं है ये चीज़ें, अगर उसको सब्ज़ी दाल कुछ पसंद नहीं है तो उसने क्या खाया, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या चीज़ उसे पसंद है, क्या आपने वो उसको दी, नहीं दी, किस वजह से, सवाल हैं इसके बारे में। जब आप ये कर लेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, तो उसके बाद आप बच्चे की जो डाइट है वो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट थी कि नहीं, वो आपको उसको एनालाइज करना है। तो आपको देखना है कि अगर बच्चे ने सुबह क्या खाया, क्या उसने क्योंकि आपने बैलेंस मील्स, बैलेंस डाइट की बात पढ़ी हुई है, सब फूड ग्रुप्स में से आना चाहिए दिन भर में जो डिफरेंट मील्स हैं, तो क्या उसने सुबह क्या उसने दाल की परांठी खाई, या उसने सुबह भी अचार के साथ परांठी खा ली, दिन में भी उसने सूखे चावल खा लिए, रात को उसने कुछ खाया नहीं, सो गया, या सिर्फ दूध पिया, या दूध में उसने बनाना शेक केले को मिक्स करके दिया, फ्रूट्स खाए कि नहीं, वो क्योंकि वो आप ग्रुप्स देख सकेंगे कि मिनरल्स और विटामिन्स वाले ग्रुप में से है कि नहीं। इस तरह से आपको एज अ लर्नर आपने इतनी जानकारी न्यूट्रिशन की ले ली है, आपको देखना है कि वो जो बच्चे का जो पूरा दिन का जो डाइट था न्यूट्रिशनली एडिक्वेट था कि नहीं, जो उस बच्चे को उस उम्र में खाना चाहिए, क्या उसने अप्रॉक्सीमेटली उतना ले लिया या नहीं। और इसके अलावा 2 परिवार को करने का एक वो है, क्योंकि हमने डिफरेंट सोशल क्लास लिया है, तो हम ये देख सकते हैं दोनों परिवार से हमने वही सवाल पूछे, और फिर हम देख सकते हैं कि क्या जो सोशल क्लास है, जो बच्चे का जो जिस वर्ग से बच्चा है, परिवार है, क्या उसका कुछ असर हुआ इन टर्म्स ऑफ, क्या ये हमने देखा कि जिनका इनकम सोर्स ज़्यादा है, क्या जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे वो बेटर दे रहे थे, कि ऐसा कुछ अंतर नहीं था। उसके अलावा मील पैटर्न्स,
क्या एक ग्रुप में बच्चे के लिए स्पेसिफिक मील्स बन रही थी या मील पैटर्न था उसका कि उसको हर 2 से 3 घंटे में कुछ थोड़ा दे रहे हैं, या वही जो 2 या 3 बार बड़ों ने खाया। तो दोनों फैमिलीज़ को आपस में हमें कंपेयर करना है और देखना है, क्योंकि इन दोनों फैमिलीज़ में अगर कुछ हमें ज़्यादा अंतर दिख रहा है तो ये वजह हो सकती है कि वो डिफरेंट सोशल क्लास की वजह से है ना। फूड सिलेक्शन, किस तरह के खाना, किस तरह की सब्जियां हैं, तो क्या परिवार जिसमें इनकम ज़्यादा है, क्या उसमें जो सब्जियां और फ्रूट हैं उन्होंने उस तरह के लिए जो थोड़ा महंगे हैं, या उन्होंने भी वही लिए। ज़रूरी नहीं है, कई बार इनकम ज़्यादा हो सकती है, मगर अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी हो सकता है कि आपने सब्जियां और फ्रूट और ऐसी चीज़ें नहीं डाली बच्चे के डाइट में। उसके अलावा प्रिपरेशन, किस तरह की प्रिपरेशंस हैं, खाने का पकाने का तरीका क्या है दोनों में, वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इस सब का आपने तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हर एक्सरसाइज में, क्योंकि आप एंड यू शुड बी एबल टू एडवाइज द मदर्स। आप खुद उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है स्पेसिफिक, तो बहुत एक जनरल तरह से आप मदर्स को भी एडवाइस कर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि डाइट में काफ़ी कमी है तो आप कुछ सजेशंस दे सकती हैं, आप बता सकती हैं कि किस तरह का खाना होना चाहिए। हो सकता है वो लोग आपसे खुद भी ये सवाल पूछें, जिन माओं को आप इंटरव्यू करेंगे वो आपसे पूछें कि आप ये क्यों कर रही हैं, या कैसा होना चाहिए, या ये तो खाता नहीं है, आप मुझे कुछ बताइए, क्योंकि उनको लगेगा कि आपको जानकारी है इस चीज़ के बारे में। तो आप भी अपनी तरफ से आप उनको सजेस्ट कर सकती हैं कि किस तरह के आप कैसे वैरायटी ला सकते हैं, किस तरह का फिंगर फूड अगर आप बनाएं जो बच्चा उठा के खा सके, क्योंकि बड़ों की मील्स और बच्चों की मील्स में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी वो एक बार में नहीं खा सकता। तो क्या आप बीच में, अगर बच्चा बड़ी क्वांटिटी नहीं खा सकता क्योंकि वो पेट जल्दी भर जाता है बच्चे का, तो क्या आप दो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ एक न्यूट्रिशनल स्नैक बनाएं, हर बार बजाय कि गेहूं को ही इस्तेमाल करने के, और जो है बाजरा, ज्वार, चावल, उन सब को किस तरह से यूज़ करें, प्रोटीन कैसे डालें, दाल का कैसे इस्तेमाल करें आप डिफरेंट तरीके से, जिसमें कि 5 डिश नहीं हो, क्योंकि छोटे बच्चे स्पेशली तो 103 साल के बच्चे हैं, वो ऐसे थाली में बैठ के सब्जी दाल और रोटी अलग से नहीं खाएंगे। तो कैसे हम कुछ बनाएं कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स में से आ जाए। जैसे स्टफ्ड इडली की बात करी थी, इडली में दाल भी आ गई, चावल भी आ गया, और अगर बीच में हमने कुछ उसमें सब्जियां स्टफ़ की, या पालक को हल्का सा स्टीम करके उसको मैश करके साथ में डाला, कलर भी बदल गया चीज़ का, तो कुछ पालक की इडली हमने बना ली, कुछ हमने गाजर को कद्दूकस करके डाल दिया, तो एक इडली वैसी और एक लाल और वैसी हो गई, रंग भी हो गया, उठाने में भी आसान है, और उसमें तीनों फूड ग्रुप्स भी आ गए। तो इस तरह से आप भी मदर्स को एडवाइस कर सकती हैं। एक्सरसाइज 7, दिस एक्सरसाइज रिक्वायर्स यू टू मेक अ ब्रीफ सर्वे। अब इसमें एक छोटा आपको सर्वे करना है। किस चीज़ का करना है? आपको देखना है कि अकरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेसेस, किनकी? 1 से 6 साल के बच्चों की। तो हमें देखना है कि 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं, क्या उनको क्या बीमारियां हैं जो बार बार होती हैं, और उसके लिए परिवार क्या करता है, कैसे उसकी मैनेजमेंट करता है, क्या डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, घर से दवाई दे देते हैं, क्या करते हैं। बहुत ही इसमें एक ये इंटरेस्टिंग सर्वे है जो आपको करना है। आपको ये यूनिट 14 और यूनिट 21 to 30 सारी यूनिट्स जो है, ब्लॉक जो है आपका 7th और 8th, उसमें आपकी सारी डिजीजेस डिस्कस्ड हैं। कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस, उनकी प्रिवेंशन, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए ताकि बच्चों को ना हो, और अगर हो जाती हैं वो बच्चों को तो उसको क्या मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे उसको ठीक करना है, ट्रीटमेंट क्या देना है। और उस ब्लॉक से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है जो हम करेंगे। उसके अलावा फाइंड आउट वेदर सम इलनेसेस आर मोर प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। वही बात कि क्या जो इलनेसेस हैं किसी एक सोशल क्लास में, किसी एक वर्ग में, समाज के वर्ग में ज़्यादा दिखती हैं दूसरे वर्ग से या नहीं। आप हो सकता है ये देखें कि कुछ बच्चे जो एक बैकग्राउंड से हैं उनमें ये ज़्यादा दिख रही हैं कुछ इलनेसेस, और कुछ नहीं है। और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, और बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, क्योंकि आप घर जाएंगे बच्चे के तो आपको वो दिख रहा है कि बच्चा घर किस तरह से है, किस तरह से रखा है, साफ़ सफाई किस तरह से है, तो आप ढूंढ पाएंगे क्या रीजंस हो सकते हैं। इसी एक्सरसाइज में आपको 4 फैमिलीज़ को ढूंढना है, 4 डिफरेंट फैमिलीज़ चुननी है जिनमें एक बच्चा कम से कम 1 से 6 साल का होना चाहिए। इंटरव्यू शेड्यूल्स आपको दिए गए हैं, क्या सवाल आपको पूछने हैं वो सब एक्सरसाइज में डिटेल्स में आपको दिए गए हैं। आप कुछ और अपने भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप दोनों पेरेंट्स को एक साथ पूछ पाएँ। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक पेरेंट बिजी हैं या उनके पास टाइम नहीं है, तो आप एक पेरेंट से पूछ लें। 2 पेरेंट्स से पूछने का एक ही फ़ायदा होता है कि कई बार होता है कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को इतनी ठीक से नहीं पता तो दूसरा पेरेंट बता पाता है।
आप ये क्वेश्चंस भी अपने साथ ले जाएं। हालांकि जब आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे और पूछने जाएंगे तो आपको पता है आप क्या पूछ रहे हैं, मगर अगर आप कुछ भूल जाएंगे तो आप उसी समय देख के, या एक बार आपने सवाल पूछ लिए देख के फिर आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको वो सवाल का जवाब रह जाएगा अगर वो आप सवाल पूछना भूल गए। इसमें सवाल हैं बच्चे की पिछले 1 साल में बीमारियां, किस किस तरह की बीमारी, पिछले 1 साल की बीमारियों के बारे में पूछा गया है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों को, उस बच्चे को हुई जिसके परिवार में को आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कितनी देर तक वो बीमारी रही। सपोज उसको बुखार हुआ तो अंदाज़ा है थोड़ा, बहुत सारी चीज़ें 1 साल में नहीं हालांकि पेरेंट्स को याद रहेंगी, बट जनरली एक आइडिया आपको दे पाएंगे कि इसको 2-3 बार बुखार हुआ, बहुत ख़राब हुआ एक बार, या बहुत दिन लगे उसको ठीक करने में। और फिर कंट्रोल, आपने क्या किया जब आप बच्चा बीमार हुआ, और उसके अलावा कॉज ऑफ इलनेस, क्यों हुआ। आप देखेंगे कई क्वेश्चंस को आप पूछेंगे तो बोले हो जाता है, या इस तरह के आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जो कि जिसमें आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। हो जाता है बच्चों को, या पता नहीं क्यों हुआ। तो आपको थोड़ा सा उस सवाल को एक बार दोबारा से पूछेंगे तो आपको शायद कुछ, और इसीलिए अगर 2 पेरेंट्स हैं, हो सकता है एक पेरेंट कुछ बोल रहा है तो दूसरा पेरेंट बोल सकता है कि या ये तो ठीक से डाइट नहीं लेता, या कुछ और, ये या जो स्कूल में जाता है या हाथ नहीं धोता, या कुछ ऐसी चीज़ें, या स्कूल में जो खाना मिलता है वो इतना नहीं होता। उनको लगता है कि कुछ भी, जो भी उनको लगता है कि किस वजह से इस बच्चे को ये बीमारियां हुई या छोटे बच्चों में होती रहती हैं, वो बताएंगे। अगर आप चाहें तो दोबारा से उस क्वेश्चन को आपको दिए गए हैं उसमें आइडियाज़, उसमें फ्रेजेस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, जिनको आप यूज़ करके और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले पाएँ उन सवालों के बारे में। सो रीफ्रेज क्वेश्चन इफ़ रिक्वायर्ड, आप क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं, दूसरे शब्दों में उसको पूछ सकते हैं ताकि आपको जवाब मिले। उसके अलावा प्रिवेंशन, अगर ये तो है कि उनको इलनेस हुई, अगर ये ना हो इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, आप पेरेंट्स से वो पूछ सकते हैं। उस पर सवाल हैं बहुत, उस पर सवाल हैं कुछ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, क्या क्या टीकाकरण, क्या क्या टीके बच्चे को दिए जा चुके हैं उस डिजीज़ के से बचाने के लिए। उसके अलावा अगर वो है उनके पास इन्फॉर्मेशन वैसे तो ठीक है, नहीं तो बच्चे का जो एक हेल्थ कार्ड बना होता है कि इम्यूनाइजेशन कार्ड जो है, आप वो भी मांग सकती हैं, देख सकती हैं, और उसमें देख सकते हैं कि क्या ये सब टीके जो उसमें मेंशन है उस एज तक, 3 साल का बच्चा है सपोज, तो 3 साल से पहले तक के क्या उसके लग गए। अगर कोई नहीं लगे, छूट गया या कुछ, तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं लगा, तो वो आपको बता पाएंगे कि क्या भूल गए या लगवाने जा रहे हैं या किस वजह से उन्होंने नहीं लगवाया। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हैं बीमारियों पे, उनकी ट्रीटमेंट पे, उनकी ड्यूरेशन पे, इम्यूनाइजेशन कार्ड के रिलेटेड। तो बच्चे की हेल्थ और डिजीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस सर्वे में आपसे मांगी गई है। उसके बाद एनालिसिस है, हर ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं, इंटरव्यू है, सर्वे है, उसमें एक एनालिसिस है। सो एनालिसिस क्या है, आपने 4 परिवारों के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, आपको 4 बार वो शेड्यूल पूछना पड़ेगा, 4 जगह पे आपके उसको फोटोकॉपी करा सकते हैं आप, जो आपको एक्सरसाइज में दिए, और उसको आप भर सकते हैं। पहले ही उसको फोटोकॉपी करवा लें एक्सरसाइज को पढ़ के, वो जो आपका शेड्यूल है, ताकि आप उसको 4 बार यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद एनालिसिस जो है वो है आपका चारों के बेसिस पे जो है पॉइंटर्स दिए गए हैं। सो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उस पर पूरे पॉइंट्स आपको दिए हैं, 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिनके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। सो आपको बताना है कि क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपने देखा कि इस उम्र में या सभी बच्चों को हो रही हैं, या कुछ ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं, सिर्फ इस एक बच्चे को ही हुई और बाकी बच्चों को नहीं हुई। फिर आप क्या सोचती हैं वो क्यों, किस वजह से है, क्या कुछ आपको क्या अंतर दिख रहा है, किस वजह से आपको लग रहा है। आपको लग रहा है माँ बाप को प्रॉब्ली इम्यूनाइजेशन कार्ड्स 2 फैमिलीज़ के नहीं ठीक से भरे हुए, 2 ने अच्छे से भरे हुए हैं, क्या क्यों ऐसा आपको लग रहा है। ये सब क्यों जो है, चारों जो सवालों का है वो एनालिसिस में आएगा पार्ट। बाकी क्वेश्चंस में तो जो उन्होंने जवाब दिए वही हैं। एनालिसिस आपका काम है, आपको चारों इंटरव्यूज़ को पढ़ के, चारों फैमिलीज़ के रिस्पॉन्सेज जो आपको इकट्ठे हो गए उनको एक बार पढ़ के, आपको जो पॉइंटर्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में, उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना है। उसके अलावा हर एक्सरसाइज में देखेंगे आप कंक्लूजन का भी एक दिया है, तो बेसिकली एक तरह का निचोड़ है। जब आपने पूरा इतना एक्सरसाइज किया है, 4 इंटरव्यूज़, इतने पॉइंटर्स पे उसको एनालाइज किया है, तो आप 1 या 2 पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जनरली सभी परिवारों में ऐसा था, नहीं था, एक स्पेसिफिक कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं बहुत ज़रूरी, वो आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी भी कोई ऐसा परिवार है जिसका इम्यूनाइजेशन कार्ड ही नहीं बनाया, या ये हो भी सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसी पॉसिबिलिटी, मगर ये भी हो सकता है, तो वो जो कुछ चीज़ें हैं वो आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, जो आप
एंड में जिनको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप पेरेंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसमें कि कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं इन इलनेसेस को। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर यू टू डिराइव फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज योर ओन ऑब्जर्वेशंस। तो वही बात कि आप जब पेरेंट्स से आपको जवाब मिले, उसके अलावा जब आपने खुद जो देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, बच्चे को देख रहे हैं, आप परिवार को देख रहे हैं, परिवार का रहने का तरीका देख रहे हैं, तो आपको कुछ तो कारण मिल जाएंगे वहीं पे कि क्यों ये बच्चा आपको लगता है बार बार बीमार हो रहा है, और कुछ उनमें से ऐसे कारण हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं, जिससे बचा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डिस्कस द सेम। वो क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स करें, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कुछ इलनेस है, इससे बचाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये इनपुट आप दे सकते हैं फैमिलीज़ को। अब एक्सरसाइज 8 को डिस्कस करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग विजिट करेंगे एक नर्सरी स्कूल या डे केयर सेंटर, और हम उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स, वी विल फाइंड आउट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ, वो लोग क्या हेल्थ रिकॉर्ड्स रख रहे हैं। स्कूल्स, सेंटर्स जहाँ पे भी बच्चे हैं उनको रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, और क्या रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें देखेंगे, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, उस समय कैसे डील करता है वो इंस्टीट्यूशन, वो सेंटर, वो नर्सरी स्कूल, उसको कैसे डील करता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही है, नो अबाउट द टाइप ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्टाफ। स्टाफ जो है सेंटर का कैसे हेल्थ रिकॉर्ड रखता है। यूनिट 14 और यूनिट 21 इन दोनों में ही हेल्थ कार्ड की बात की गई है, और किस तरह का हेल्थ कार्ड होना चाहिए, उसमें किस तरह की हिस्ट्री होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। इनफैक्ट जब बच्चे का एडमिशन भी होता है तो उसका पहले का हेल्थ रिकॉर्ड, उसके कुछ बचपन में कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ें, उसका एक बेसिक, कभी हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ, कुछ चीज़ों से जिसको बच्चे से एलर्जी है, कुछ बच्चों को किसी खाने की चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है, या क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ अगर ऐसा होता है, कुछ बच्चे जिनकी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, या उनका कुछ उनके पेरेंट्स को पता होता है और वो आपको बता सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे के हेल्थ कार्ड में आती हैं। दोनों यूनिट्स में डिस्कस किया गया है, और इस यूनिट में ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सेंटर्स जो हैं वो क्या कुछ मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की हेल्थ की या नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको चाइल्ड केयर वर्कर्स की कॉम्पिटेंस, वो क्या कॉम्पिटेंट हैं, क्या उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग, कुछ इमरजेंसी में किसी बच्चे को चोट लग गई, गिर गया, खून निकल आया, तो क्या चाइल्ड केयर वर्कर्स को कुछ ट्रेनिंग दिया गया है, क्या करें। थोड़ा सा कुछ ऊंचाई से गिर गया, पाँव मुड़ गया, उठ नहीं पा रहा बच्चा, सूज गया पाँव, बच्चा रो रहा है, क्या करना चाहिए इमीडिएटली। डॉक्टर के पास तो लेके जाएंगे, बट उससे पहले फर्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या कोई मेडिसिन दे सकते हैं बच्चे को या बिना डॉक्टर से पूछे नहीं दे सकते, क्या ऑइंटमेंट्स हैं, वो सब जो चीज़ है। चाइल्ड केयर वर्कर्स कितने इक्विप्ड हैं, ये तो नहीं कि चाइल्ड केयर वर्कर ही पैनिक कर रहा है और उस टाइम उसको समझ में ही नहीं आ रहा और बच्चे का खून बह रहा है और उसको ज़्यादा चोट लग गई है, तो उस टाइम इमीडिएटली क्या करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम चेक करेंगे। और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टाफ को नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स ऑफ द चिल्ड्रन। अगर वो नहीं है, अगर उन्होंने कुछ भी हेल्थ रिकॉर्ड्स नहीं रखे हैं सेंटर ने, तो आप उनको बता सकते हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है। हालांकि क्योंकि आप एक आउटसाइडर हैं और आप जब बता रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये मैसेज कैसे दे रहे हैं, क्या टोन है आपकी आवाज़ का, किस तरह का है। उनको ये नहीं लगे कि आप उनको जैसे प्रीच कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, आपने क्यों नहीं रखा। एक बहुत ही साधारण ढंग से आप उनको एक सजेशन दे सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा अगर आप हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स रखें और इसमें ये इन्फॉर्मेशन हो, आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेगी। पेरेंट्स को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या पेरेंट्स की जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है वो भी आप हेल्थ कार्ड में रख सकते हैं। इसके लिए तो आपको सबसे पहले कोई भी सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर चाहे आपको एक ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें आपको 2 लोगों से इंटरव्यू करना है। उसमें आपको सुपरवाइज़र को इंटरव्यू भी करना है और आपको उसमें एजुकेटर, टीचर को भी करना है। दोनों के लिए अलग अलग सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज में। सुपरवाइज़र के लिए आपको, क्योंकि स्पेसिफिक जनरली हेल्थ कार्ड्स हैं कि नहीं हैं और कैसे उनको मैनेज किया जाता है अगर कोई इमरजेंसीज़ हैं, बट ये एक टीचर है जो स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चे उसके पास रहते हैं, जो उस ग्रुप की या डिफरेंट ग्रुप्स की जो टीचर्स हैं, स्पेसिफिकली वो क्या करती हैं उसके लिए उनसे पूछना है। कुछ सवाल कॉमन हैं, कुछ सवाल स्पेसिफिक हैं। सवाल जो जहाँ भी कहीं इंटरव्यू शेड्यूल्स दिए गए हैं आप उनमें और सवाल ऐड कर सकते हैं, और आप उनका सीक्वेंस भी थोड़ा बदल सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है आपके पास, उनके पास, तो आप उनको बता सकते हैं कि ज़रूरत है
जैसे पिछली एक्सरसाइज में था वैसे ही इस एक्सरसाइज में भी आपको एनालिसिस करना है। सो आपको बताना है कि क्या था, उसके पॉइंटर्स वहाँ पे दिए गए हैं कि क्या इस सेंटर में है, हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या और व्यवस्था है, क्या कोई नर्स डॉक्टर के फ़ोन नंबर्स हैं, इमरजेंसी में उनको कॉल किया जा सकता है, या पास में कुछ टाई अप है किसी सेंटर से, बच्चे को वहाँ लेके जा सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आसपास है, टाइमिंग्स, कुछ और चीज़ों के, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, किस तरह से वो जो सारा है इन्फॉर्मेशन आप एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं और फिर फाइनली आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपको एक परिवार को विजिट करना है जहाँ पे एक बच्चा है 1 से 2 साल का, और आपको उसका स्टेटस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो हमने पहले किया था एक्सरसाइज, उसमें हमने बच्चे की क्या बीमारियों की स्पेसिफिक बात करी थी कि बच्चे की पास्ट 1 ईयर में कितनी बार बच्चा बीमार हुआ, क्या क्या। यहाँ हम एक जनरल उसका हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस देख रहे हैं और बच्चों पेरेंट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं बेसिकली। तो इससे हमें समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करती हैं, और परिवारों में किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या करते हैं जिससे कि बच्चे की न्यूट्रिशन और हेल्थ ठीक रहे, उसके बारे में। और अगर ज़रूरत है तो हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि अच्छी हेल्थ केयर और न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं और उनको क्या करना चाहिए। इसके लिए बेसिकली आपको एक फैमिली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उस एज ग्रुप में जो स्पेसिफिकली दिया है एक्सरसाइज में। रैपो बिल्डिंग करना पड़ेगा, आपको सवाल दिए गए हैं, आपको बेसिक डिटेल्स ऑफ द फैमिली भरना है जैसे बाकी सब शेड्यूल्स में हैं। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं बच्चे से रिलेटेड, वो उसके जन्म से लेके बर्थ वेट क्या था और कुछ डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम्स बाद में क्या है उसका, वो सब दिया गया है। और ये एक्सरसाइज भी, इसका पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, क्योंकि इस बातचीत के दौरान जब आप बात करेंगे खाने पीने की, न्यूट्रिशनल स्टेटस की, हेल्थ कार्ड की, इम्यूनाइजेशन की, तो पेरेंट्स को भी ये समझ भी आएगा और अगर उनके कुछ सवाल हैं तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। एक डिस्कशन कर सकते हैं आप पेरेंट्स के साथ इन चीज़ों पे। उसके बाद इस एक्सरसाइज में भी आपको एनालाइज करना है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली उसके बेसिस पे कैसा है इस बच्चे का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस, और परिवार में जो खान पान की जो प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ केयर है, बच्चा बीमार हो रहा है क्या घर से ही कुछ दवाई उठा के दे दी या डॉक्टर के लेके गए, या 2-3 दिन बुखार चल रहा है, खाने में क्या उसको खाना नहीं दे रहे कि उसको बुखार है, बीमार है, उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, या उसको दे रहे हैं स्पेसिफिकली खाना जो उसको ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। हर डिजीज़ के साथ एक स्पेसिफिक वो है किस तरह का खान पान होना चाहिए, क्या उनको पता है या नहीं पता है उनको, वो सब। और फिर इसको भी आप कंक्लूड करेंगे। तो फाइनली ये आज हमने पूरे प्रैक्टिकल मैनुअल को डिस्कस किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम 2 मिनट का, और उसके बाद आप लोग एक सेक्शन ए को एक बार जनरल देख लेंगे और आप लोग फिर अपने सवाल जो भी रिलेटेड हैं आज का जो डिस्कशन हुआ प्रैक्टिकल मैनुअल का, असाइनमेंट का, और कोई भी सवाल DEC 2 का, उसके अलावा DEC 1 असाइनमेंट, गूगल फॉर्म्स और कुछ भी जो सवाल हैं हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।